जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला में जो लड़ाई हुई है उसके बारे में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा और मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअल में आप अगर यदि मैप में देखें तो उत्तरी अमेरिका में एक अमेरिका देश है जिसे हम लोग यूएसए के नाम से जानते हैं। यूएसए यूनाइटेड स्टेट वो दुनिया का पावरफुल देश में से एक है और ये सुपर पावर भी है। अगर आप लोग ये सुपर पावर कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। ठीक उसी के नीचे अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे सबसे नॉर्थ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला एक छोटा देश है दोस्तों, जिसके पास रेयर्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। उसके पास तेल का भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो तेल जो है वो रिफाइनरी करने में उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो है हमारे यूएसए के, उन्होंने उनका भी नज़र रहा होगा, कहीं ना कहीं स्टैंड ऐसा रखते हैं। उनका ये मानना है कि वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग्स स्मगलिंग होता है। लेकिन हालांकि अगर ये बात देखा जाए तो ये 100% श्योर और 100% सही नहीं है दोस्तों। अमेरिका के जस्ट एक नीचे एक देश है, ठीक है, जिसे हम लोग मैक्सिको कहते हैं। मैक्सिको से भी बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ वहाँ पर जाता है, जिसे खा करके अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा बीमार और ग्रसित हो रहे हैं। तो यूएसए का मानना था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग्स का चीज़ बनता है जिससे अमेरिका प्रभावित हो रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका ने 3 जनवरी की रात को अपने कमांडोज और अपने नेवी, अपने एयरफोर्स, तीनों सेनाओं को लेकर के वेनेजुएला पर अटैक करते हैं। और ये प्री प्लान एक प्लानिंग रहता है और वहाँ के F-35 रैप्टर हो, F-22 क्यों ना हो, और बहुत सारे ऐसे जहाज़ को लेकर के गया। और वहाँ के जो समुद्र है उस समुद्र को चारों तरीके से घेर लिया गया, जिससे वहाँ का कोई दूसरा देश जैसे यूएसए को तकलीफ ना पहुँचा सके। जैसे बोल सकते हैं जैसे चाइना, जो वेनेजुएला की मदद कर सकता था, और रूस भी मदद कर सकता था। बट नेवी अमेरिका की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर उन्होंने एंट्री नहीं दिया। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को विस्तार से बताने की और कोशिश करूं तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो चाहता है कि विश्व शांति बना रहे, पर ऐसा होता नहीं। अमेरिका के वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विश्व शांति की ओर नहीं जाकर के लड़ाई झगड़े की ओर चले जाते। 3 जनवरी को वेनेजुएला के 46 प्रेसिडेंट थे मादुरो, उनको वहाँ के डेल्टा कमांडोस गिरफ्तार कर लेते हैं यूएसए के, और वो लेके चले जाते हैं अमेरिका। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या पीछे बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग मिथ है दोस्तों। मैं आप लोगों को समक्ष रूप से बताने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी थे मादुरो से, क्योंकि वहाँ चुनाव ज़्यादा होने नहीं दिया करता था और मादुरो को वहाँ पर एक तानाशाह के रूप में देखा गया और तानाशाह के रूप में जाना जाने लगा। इसके वजह से वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अमेरिका यही ढूंढता है कि कहीं पर भी अगर कोई तानाशाही करे तो मैं उसके अपोजिट में कुछ ऐसा कर दूं जिससे वहाँ का सत्ता बिगड़ जाए। अमेरिका हर देश के साथ में ऐसा ही करता है कि अगर यदि आप उसके साथ में बात ना माने, उसके साथ ना चले, तो वो कुछ ऐसा स्टैंड लेता है, कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जिससे आपको नुकसान ही होता है। जैसे आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, बांग्लादेश में सरकार चली गई, तख्ता पलट हो गया। वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उनको हटा करके वहाँ पर एक तानाशाह को बैठा दिया गया, जबकि वहाँ चुनाव के लिए बार बार मांग उठ रही है और वहाँ पर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा नरसंहार हो रहा है। मैं एक वीडियो डिटेल में इसके बारे में बनाऊंगा, आप लोगों को समक्ष में डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि वहाँ का तानाशाह अभी फ़िलहाल में क्या कर रहा है, वहाँ के हिंदुओं के साथ में कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है, हिंदू दलितों के साथ में कितना गंदा काम हो रहा है, वो सभी मैं आप लोगों को वहाँ पर डिटेल से मैं बताऊंगा एक मेरे नए वीडियो पर। फिलहाल दोस्तों अपने टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका दोस्तों आप देखेंगे कि नेपाल में भी ऐसा ही हुआ, एक तख्ता पलट हो गया। और हर वो देश, अगर आप पाकिस्तान का भी एग्जांपल ले तो कोई गलत नहीं होगा, हर वो देश के साथ में वो ऐसा ही करता है जो अमेरिका का बात ना माने उसको वो तख्ता पलट कर देता है, या तो फिर वहाँ पर अशांति फैलाने का काम कर देता है। जो कि अलग अलग बुद्धिजीवों का कहना, अलग अलग लोगों का सोचना, बात डिफरेंट्स है, उनके बारे में हम चर्चा ना करेंगे। आप हमारे लिए उनसे भी बड़े हो, आप अपना कमेंट राय अपने मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया तो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है कि टुडे आज भी वह दुनिया का महाशक्तिशाली में से एक है। कोई देश ऐसे आगे ना आकर के उसे चैलेंज ना करे, ठीक है। और इनका खुला चैलेंज चाइना को है, जिससे चाइना जो है वो अभी फ़िलहाल बहुत आगे निकलता चला जा रहा है। तो अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि किस तरीके से वह अपने दुश्मनों को डोमिनेट करता है। और अगर यदि आपको चुनाव के समय में डोनाल्ड ट्रंप के कैप पे एक वर्ड लिखा हुआ देखोगे, उनका वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को फिर से वो ग्रेट बनाना चाहते हैं। और एक्चुअल में ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका पहले से ही वैसा है। दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें डॉलर का भी बात है। अमेरिका चाहता है कि लोग डॉलर में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, जिससे डॉलर का वर्चस्व पूरा वर्ल्ड में फैला रहे। अगर यदि डॉलर फैला हुआ रहेगा, डॉलर जितना ज़्यादा बिकेगा पूरा वर्ल्ड में, जितना ज़्यादा डॉलर का इस्तेमाल होगा करेंसी के रूप में, उतना ज़्यादा यूएसए को फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रूस से इंडिया तेल खरीद रहा है, इसको देखते हुए अमेरिका ने कितने सैंक्शंस लगाए इंडिया पर भी और रूस पर भी। लेकिन भी ना रूस का इकोनॉमी पीछे हटता है, ना इंडिया का इकोनॉमी पीछे हटता है, बल्कि ये और स्पीड से आगे चला जा रहा है। अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे तरीके से खटक रही है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी को बैड कर दिया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जिसमें इंडियन का जो इकोनॉमी है उसको डेड इकोनॉमी कहा था। और हमारे विपक्षी नेता उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं और उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और लोग हमारे केंद्र का जो सरकार है उसके ऊपर पे सवाल उठाने लगते हैं कि देखो अब तो अमेरिका भी यह बोल रहा है कि डेड इकोनॉमी है। हाउ, आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा है? कैसे हम लोग 5वें नंबर पर हैं? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड में 4थे नंबर पर आ चुका है और बहुत जल्द हम लोग अब 3रे नंबर पर आ जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, बस हम सभी का सहयोग चाहिए। तो पूरा दुनिया का करेंसी बनाना चाहते हैं। इसी की वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका अपना वर्चस्व पूरा दुनिया में दिखा रहा है। और दोस्तों, इसको देखते हुए इंडिया किसी स्टैंड पे अभी खड़ा नहीं है कि मैं वेनेजुएला के साथ हूँ या फिर मैं यूएसए के साथ में हूँ। ना ऐसा कुछ विचार सामने आया है जिसके लोग बोल सके कि हमें वेनेजुएला के साथ देना चाहिए या अमेरिका के साथ देना चाहिए। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमें तेल की आपूर्ति हर तरीके से हो रही है। हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में अपने आप को आगे कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने दोस्तों फिलहाल में ही हमें एक धमकी मिली है। हमारे इंडियंस जितने भी हैं, इंडिया को एक धमकी मिला है कि आने वाले समय पर अगर इंडिया रूस से तेल लेना कम ना करेगा या फिर तेल लेना बंद नहीं करेगा तो अमेरिका इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाएगा। और दोस्तों, टैरिफ क्या है कि जो हम सामान अमेरिका में बेचेंगे वो दोस्तों 500% एक्स्ट्रा दाम पे हमें वहाँ पर बेचना पड़ेगा, जो कि अगर यदि वहाँ के लोग अगर बढ़ा हुआ दाम देखेंगे तो शायद हमसे वो खरीद नहीं पाएंगे। तो इंडिया के जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, लेकिन यही जगह दिखाता है कि वह अपने दादागिरी हमेशा करते रहेंगे और दोस्तों हम लोग सब इससे परेशान रहेंगे। तो क्यों ना इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। तो आप ज़रा गौर करेंगे कि आज से कुछ महीने पहले या फिर 1 साल पहले मैं बोलूँ कि ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात हो रहा था दोस्तों, और जिसमें ब्रिक्स करेंसी को पूरा वो ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड में लाने का कोशिश किया जाएगा। ब्रिक्स करेंसी को बढ़ावा देने का काम है। इंडिया अगर यदि ब्रिक्स करेंसी ले आया 2027 तक, जिसमें रूस, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका, ये जितने भी देश हैं, ये मिलकर अगर यदि एक करेंसी ले आया और पूरा दुनिया में व्यापार करने लगे तो इंडिया और चाइना को दोनों को मिला दें तो पूरा दुनिया का 40% पॉपुलेशन है दोस्तों, और सामान वहीं बिकता है जहां लोग रहते हैं। तो हम चाहें तो पूरा दुनिया का मार्केट को अपनी ओर खींच सकते हैं। हम अपने करेंसी पर व्यापार करेंगे, ना कि हम दूसरों की करेंसी पर व्यापार करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूँ, अब पूरे इंडियंस ये चाहते हैं कि क्यों ना हम ब्रिक्स करेंसी को लेकर के आएँ, जिससे चाइना, रूस और इंडिया और चाइना अच्छे से व्यापार कर सकें। दोस्तों, दुनिया में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यापार और रेयर मिनरल्स के चक्कर में होता है।
क्यों ना हम इससे रिसोर्सेज को अच्छे से बना के रखें और उसको संभाल के रखें। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि अगर यदि ब्रिक्स करेंसी को लाने में 2027 तक में क्या है, तो इंडिया को क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए या फिर इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे इंडियन इकोनॉमी को अच्छा हो, जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़े। दोस्तों, इसका एक सोल्यूशन है, यूपीआई को और अच्छे से बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, जितना ज़्यादा यूपीआई को बढ़ावा दिया जाएगा उतना अच्छा हमारे यूपीआई और हमारे मनी के लिए, हमारे करेंसी के लिए होगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश जैसे नेपाल है और गल्फ़ कंट्री बहुत सारे हमारे मदद कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीआई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांजैक्शन करें, जिससे हमारा देश का इकोनॉमी अच्छा हो, पूरा हमारा ब्रिक्स का करेंसी अच्छा हो, क्योंकि वो पैसा अभी आने में समय लगेगा। दोस्तों, आप लोगों से कमेंट चाहिए और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की क्या राय है। क्या इंडिया को इस लड़ाई में स्टैंड करना चाहिए, या तो फिर इंडिया को शांत रहना चाहिए, अपने इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, या तो फिर आने वाले धमकी या फिर आने वाले लड़ाई के लिए इंडिया को रेडी रहना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।